हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का पहला चैप्टर +1 की अकाउंटिंग है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की। लेखांकन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर इसका अर्थ देखेंगे, इसकी विशेषता है वो क्या है वो देखेंगे, उद्देश्य क्या है, फंक्शन क्या है, यानी कि अकाउंटिंग क्या काम करता है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, बुक कीपिंग है, आपका अकाउंटिंग है और अकाउंटेंसी है। इन तीनों को देखेंगे, इनमें क्या अंतर है, एक दूसरे पर ये किस तरह डिपेंड करते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट की जो ब्रांच है उनके टाइप क्या है। तो जैसे आपके कौन से हो गए, कॉरपोरेट अकाउंटिंग आ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया। ये सब किस में आते हैं, इसकी ब्रांच के अंदर आते हैं। सूचना प्राप्त करने का सोर्स है, कैसे हैं कि जो हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कैसा बिजनेस चल रहा है, जो भी घटना हो रही है उन सब के बारे में क्या देता है, सूचना देता है कि कैसा आपका बिजनेस चल रहा है, यानी कि बिजनेस की कंडीशन कैसी है। डायरेक्ट सी बात है आपकी, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है कि हम क्या देखते हैं इसमें, बिजनेस है उसकी कंडीशन देखने के लिए अकाउंटिंग है वो करते हैं। आगे है इसके लाभ क्या है, हानियां क्या है, और लास्ट के अंदर इसकी कुछ गुणात्मक विशेषताएं हैं वो दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। कोई भी बिजनेस है वो 1 साल यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, पूरा बिजनेस है वो चलाता है, रोजाना कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करता है। तो वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको ऐसे तो याद नहीं रहेगा, बिजनेसमैन है आपका, कि आपने पूरे साल में क्या किया। तो वो क्या करेगा, डे टू डे के जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी जर्नल वगैरह, लेजर वगैरह, फाइनल अकाउंट वगैरह तैयार करेगा। तो इसको क्यों वो बनाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, मेन यही इसमें पूछा गया है। तो क्या उद्देश्य है कि कोई भी बिजनेस है आपका वो क्या देखने के लिए बनाता है अकाउंटिंग, की पूरे वर्ष में उसे प्रॉफिट क्या हुआ, बैलेंस शीट के अंदर उसकी कैपिटल क्या है, कितने उसे किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा उसको देना है, इन सभी को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, डे टू डे अकाउंटिंग है वो करता है। इसमें क्या होगा आपके, अगर आपने अकॉर्डिंग टू रूल अकाउंटिंग की है तो पूरे साल के दौरान आपने परचेज किया है, सेल्स किया है, कुल कितने एक्सपेंस हुए हैं, आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हो, पहले ही मैंने बताया था ना, आपके बिजनेस की कंडीशन है वो क्या है, और कौन सी कंडीशन है आपकी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपकी इकोनॉमी यानी कि पैसे के रूप में है। आप ध्यान रखना, लेखांकन है, अकाउंटिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ जिसको हम मनी के अंदर माप सकते हैं उसकी अकाउंटिंग की जाती है। जिसकी क्वालिटी बेस है उसको आप क्या नहीं करते, अकाउंटिंग के अंदर है वो लेखा नहीं करते। तो इसके लिए आपको ये समझ में आ चुका है कि नीड ऑफ अकाउंटिंग क्यों क्या है, या इसकी आवश्यकता क्यों हुई थी। आगे हम देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो क्या मीनिंग है अकाउंटिंग के, डेफिनेशन के रूप में देख सकते हो। मीनिंग के रूप में तो आपको मैं डायरेक्ट से बता रही हूँ कि कोई भी व्यवसायिक है, इकाई या कोई संस्था है, वो क्या करती है, अपनी जितनी भी मनी के रूप में यानी कि मौद्रिक जो भी उसने क्या की है, ट्रांजैक्शन की है, उनको आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, उनको अच्छे से लेखा करोगे, फिर उसका क्या करोगे, एक समरी तैयार कर दोगे, उसका लास्ट में विश्लेषण कर दोगे। वो क्या कहलाती है, आपकी अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग के अंदर ये 2 डेफिनेशन दी हुई है आपको, एक तो R.N. एंथोनी है, इनकी दी हुई है, और एक अमेरिकन की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट संस्था है उसके अनुसार दी हुई है। तो क्या है आपकी, R.N. एंथोनी के अनुसार कि प्राय प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है। कोई भी व्यावसायिक इकाई है उसके अंदर क्या होती है, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में क्या करना, कलेक्ट करना, समरी तैयार करना, एनालाइज करना एंड इंफॉर्मेशन देने का साधन है, सोर्स है, वो बनाना क्या कहलाता है, आपका अकाउंटिंग कहलाता है। दूसरे के अकॉर्डिंग क्या दी हुई है इसमें, लेखांकन एक कला है, यानी कि क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, जिसके द्वारा क्या करते हो आप, जो भी आपने
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एवं जो भी आपने क्या की है मनी के रूप में, डायरेक्ट सी बात है, जो पैसे के रूप में आपने क्या की है ट्रांजैक्शन की है, उनको क्या करना, अच्छे से क्लासिफाई करना और उसके जो रिजल्ट है उसके रूप में क्या करना, कंक्लूजन निकालना, आपका क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। आगे इसके कुछ विशेषताएं दी हुई है वो करेंगे हम। विशेषताओं का पहला पॉइंट है कि लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। कला कैसे है कि इसने जो बिजनेस ने पहले से क्या कर रखे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव है वो बना रखे हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारा बिजनेस है वो काम करता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी लेन देन ट्रांजेक्शन आपकी हुई है उसको अच्छे से लेखा करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, सारांश तैयार करना और लास्ट के अंदर कंक्लूजन निकाल देना कि व्यवसाय के अंदर लाभ हुआ है या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। इन सब को हम किस में डालेंगे, कला में। साइंस के रूप में कैसे हैं कि अकाउंटिंग के जैसे साइंस के अपने प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही अकाउंटिंग के क्या होते हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की जाती है, तो ये साइंस के रूप में है। वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना। वित्तीय प्रकृति के लेखों का लेन देना क्या है कि मैंने पहले बताया है आपको, अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटिव है उसको छोड़ दिया जाता है और जो आपका फाइनेंशियल है उसको लिख दिया जाता है। क्वालिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या मूल्य है, हमारे जो मैनेजमेंट पॉलिसी है उसमें कोई चेंज हुआ है, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि, कर्मचारी आ रहे हैं जा रहे हैं, इन सब का हम इसमें क्या नहीं करते, लेखा नहीं करते। अगला हमारा आता है कि मुद्रा के रूप में लेखा करना, यानी कि जो भी हमने चीज खरीदी है उस वस्तु का लेखा ना करके उसका पैसे के रूप में क्या मूल्य है वो लिखा जाता है अकाउंटिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल है, कोई बिजनेसमैन है उसने 200 कुर्सियां और 10 मेज खरीदे हैं, परंतु इनका मुद्रा के रूप में जो मूल्य होगा वो ही यहाँ लिखा जाएगा, ना कि हम डायरेक्ट सी बात है इतना हमने सामान खरीद लिया, ये हमारी असर्ट्स बन गई, ये बिजनेस में आई है, इनका हम यहाँ क्या नहीं लिखेंगे, जो असेट्स है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि पैसे के रूप में जो भी हमने खर्चा किया है उसकी ट्रांजैक्शन होगी। जैसे 200 कुर्सियां है, अगर 100 रुपए की एक मानकर चल रहे हो तो 20,000 रुपये का जो बनी है इसकी अमाउंट उसका लेखा किया जाएगा, ना कि 200 कुर्सियों का किया जाएगा। आगे और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे संस्था के पास 50,000 नगद है, 20,000 की भूमि है, 20 मीटर भूमि है, 5 ट्रक है, 5 मशीनें हैं आदि, इनका लेखा ना करके इनका जो मौद्रिक मूल्य होगा, जैसे 50,000 कैश हो गया, भूमि का जो भी मौद्रिक मूल्य 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी है वो लिखा जाएगा, ट्रक कितने लाख के हमारे पास वो लिखे जाएंगे, मशीनें कितने रुपए की है वो लिखी जाएगी। आगे दिया है छोटे व्यवसाय जहाँ लेन देन बहुत कम मात्रा में होते हैं, क्या होता है, उनके रोजाना के जर्नल एंट्री है वहाँ लिखे जाते हैं, परंतु जो भी हमारा बड़ा बिजनेस है उसके अंदर क्या बनाए जाते हैं, जर्नल एंट्री तो बनाई जाती है, उनके साथ में सब्सिडरी बुक बनाई जाती है। और सब्सिडरी बुक के अंदर कौन कौन सी आती है आपकी, कैश बुक आती है, परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेज रिटर्न आती है, सेल्स रिटर्न आती है। ये सारी बुक्स किसके अंदर आते हैं आपके, BR आते हैं, BP आती है, ये सारी बुक किस में आती है आपकी सब्सिडरी बुक के अंदर। कैश के अंदर ओनली फॉर ओनली, नगद के अंदर चाहे खरीदा है बेचा है, पैसों के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है वो कैश बुक में डालते हैं। परचेज किसके लिए बनाया जाता है, उधार क्रय करने के लिए, यानी कि जो हमने क्या माल खरीदा है, उधार खरीदा है, उसको परचेज में डालेंगे। सेल्स के अंदर कौन सा आएगा, जो उधार में आप बेचते हो वो किस में आता है, सेल्स में आता है। PR परचेज रिटर्न, उधार माल हमने खरीदा था वो वापस किया है उसका ट्रांजैक्शन है वो लिखी जाएगी। सेल्स रिटर्न में क्या होगा, जो आपके उधार के अंदर बेची गई थी अगर वापस आई है तो उसका लेखा किया जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, अगर हमें कोई रिसीव हुआ है बिल तो उसका बिल्स रिसीवेबल बुक है उसमें लेखा किया जाएगा। और BP में अगर हमने कोई पे किया है तो उसका लेखा किया जाएगा। ये किस पर डिपेंड करती है, जो हमारी सब्सिडरी बुक हम बनाते हैं कि बिजनेस का आकार कैसा है, साइज ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। अगर छोटा बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री से काम चल जाएगा, और अगर बिजनेस बड़ा है तो हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक है वो बनाएंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, क्लासिफिकेशन बार बार हो रहा है, वर्गीकरण करना, तो इसमें क्या होगा आपका कि एक ही प्रकृति यानी कि एक जैसे जितने भी लेन देन है उनको क्या करना, एक जगह लिख देना। जिनके लिए क्या होते हैं, बुक्स के अंदर लेजर अकाउंट खोले जाते हैं अलग अलग,
व्यक्तियों के नाम, जैसे हमने एक ही व्यक्ति से क्या कर रहे हैं, जैसे राम है उससे हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी क्या है नाम से जो एंट्रियां हुई है उनको हम एक जगह डाल देंगे। जैसे आपने क्या किया है कि किसी को कोई संपत्ति है वो खरीदी है आदि क्या है बेची है, तो अलग अलग बेची है, अलग अलग बेचने की अलग एंट्री होगी, खरीदने की अलग होगी। तो बेचने वालों को हम अलग निकालेंगे, खरीदने वालों को अलग निकालेंगे। अगर हमने कोई रेंट दिया है, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाई है, कोई मजदूरी आदि दी है, तो इन सभी के लिए अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं। ये क्या कहलाता है, वर्गीकरण। डायरेक्ट सी बात है कि एक जैसे लेन देन है उनको एक जगह डालना, दूसरे लेन देन है उनको अपनी दूसरी जगह डालना, मिक्स नहीं करना, अलग अलग करके लिखना। समरी होगा आपका कि समरी तैयार करना क्या होता है, आपका एक आर्ट होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, यहाँ जो वर्गीकरण किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे, ट्रांजेक्शन है उनके अकाउंट्स बना देंगे। लास्ट में इनकी सहायता से जो हमने अकाउंट्स लेजर बनाए हैं उनकी सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, इसमें जो इसका उद्देश्य क्या होता है, जो आपने ट्रांजेक्शन की है वो गणितीय शुद्धता के रूप में कितना सही है। अगर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है तो हम सस्पेंस अकाउंट डालकर वो क्या कर सकते हैं, पैसा लिख सकते हैं। परंतु ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो हमें दोबारा वर्गीकरण है उसको देखना पड़ेगा, जो लेजर आपने किया है उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर लास्ट में हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में आपकी 3 चीज़ें आती है, ट्रेडिंग आता है जिसे व्यापारिक खाता बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता बोलते हैं, और लास्ट के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसे स्थिति विवरण बोला जाता है। तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या दिखाता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस दिखाता है। उस ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के आधार पर हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। अगर हमें क्या हुआ है, ग्रोस लॉस हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जितने भी हमारे खर्चे हुए हैं वो डाले जाते हैं। कौन से खर्चे, ऑफिस के और फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो किस में डाले जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में डाले जाएंगे। ऐसे ही फैक्ट्री की कोई रिसीव है जैसे सेल्स वगैरह हो गई, वो क्रेडिट में ट्रेडिंग के, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऑफिस वर्क के जितने भी हमारी रिसीव हुए हैं, कोई भी पैसा रिसीव हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डाला जाएगा। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। बता दिया डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। लास्ट में ये हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस देता है। क्या करता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है देता है। अगर प्रॉफिट है हमें तो कैपिटल में हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, और अगर हमें लॉस है तो कैपिटल में से इसको घटा देते हैं। जो कहाँ पर आप दिखाते हो, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो। बैलेंस शीट किसके लिए बनाया जाता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, पिछले साल हमारे पास क्या संपत्तियां थी, अब कितनी है, कितनी कैपिटल बढ़ी है या कम हुई है, इन सभी के बारे में कौन बताता है आपको, बैलेंस शीट है वो बताता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि परिणाम है उनकी व्याख्या करते हैं। कैसे करोगे कि लेखांकन में व्यवसाय के परिणाम, व्यापारिक खाता है आपका, लाभ हानि खाता है या स्थिति विवरण है, किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि व्यवसाय में हित रखने वाले, व्यवसाय में हित कौन रखेंगे, ओनर होगा, लोन देने वाले बैंक होंगे, मैनेजमेंट करने वाला प्रबंधक होगा, लेनदार होंगे, हमारे कर्मचारी हो गए। इन्हें क्या चलेगा कि हमारी लाभप्रदता है वो कैसी है और वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, इन सभी के बारे में हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग के ये तीनों अकाउंट है वो बताते हैं। लेखापाल को न केवल यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या गठित हो चुका है, परंतु यह भी स्पष्ट करना चाहिए क्यों हुआ और भविष्य में क्या संभावना है। जो हमारा लेखापाल है, अकाउंटेंट है, उसने सारा कुछ तैयार कर दिया, इन लोगों को हमें पता है, हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये नहीं है कि अकाउंटेंट ने सिर्फ ये बता दिया कि हाँ जी ये लाभ हुए थे, यहाँ ये कमियां हुई थी, इस कारण हुआ था, बल्कि जो घटना घटी है उसका कारण समेत उसे बताना चाहिए। और साथ में यह बताना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई घटना घटने की संभावना है या नहीं है। आगे है हमारा संदेश वाहन। संदेश वाहन आपका क्या होता है कि सारांश की हुई, यानी कि जो हमने पीछे क्या किया है, कंक्लूजन किया है,
एवं व्याख्या परिणाम हमने रिजल्ट जो बताए हैं हित रखने वाले विभिन्न यूजर्स है उन तक क्या करना, पहुंचा देना, उनको वो सूचना है वो दे देना, हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे आता है लेखांकन के कार्य की। लेखांकन के कार्य क्या है, क्या जरूरी है इसके लिए। पूर्ण एवं नियमित लेखा करना, यानी कि सबसे पहला रूल ये होता है कि आप अकाउंटिंग जो कर रहे हो उसके पूर्ण जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको अच्छी तरह से देखकर वाउचर वगैरह चेक करने के बाद ही क्या करो, आप ट्रांजेक्शन करो। उन ट्रांजेक्शन के आधार पर आप लेजर बनाओ और लेजर के आधार पर आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हो। विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना देना। पक्षकार कौन से होंगे, यही होंगे आपके जो स्वामी है, प्रबंधक है, बैंकर है, क्रेडिटर है, डेटर है, इनको क्या करना, सूचना है वो उपलब्ध करवाना। संपत्तियों की सुरक्षा करना कि लेखांकन का एक और कार्य क्या होता है, जो भी असेट्स है हमारी, जैसे कैश हो गया आपका, रोकड़ को कैश बोलते हैं, बैंक बैलेंस हो गया आपका, स्टॉक हो गया, स्टॉक को हिंदी में रहतिया बोलते हैं, देनदार हो गए, डेटर हो गए आदि, क्या है इनके लेखे रखना ताकि इन पर किया जा सके, हमें कंट्रोल किया जा सके। प्रबंध की सहायता करना, यानी कि इसके अंदर सूचना उसको मिल चुकी है, आगे कैसे उसको प्लानिंग करनी है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, इन सभी के बारे में वो डिसीजन है वो ले सकता है। ट्रस्टीशिप, इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रस्टीशिप का भी काम करता है कि कंपनी की दशा में प्रबंधक कंपनी के साधनों पर क्या रखने की जिम्मेवारी लेता है, कंट्रोल करने की जिम्मेवारी लेता है। उसे कंपनी के साधनों में अगर उसने हमारे क्या देख लिए, अकाउंट से अच्छे से देख लिए, पढ़ लिए, उसे पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो कंट्रोल करने के अंदर आसानी हो जाएगी। आगे क्या है, जो भी लीगल नीड है उनको पूरा करना। लीगल नीड कौन सी होगी, कंपनी एक्ट है उसके अंदर क्या शर्तें हैं, आयकर अधिनियम है उसमें क्या शर्तें हैं, जीएसटी जो अभी हमारा लग रहा है उसके अंदर क्या प्रावधान है, इन सभी के बारे में क्या करना, अच्छे से पूरा करना। जीएसटी क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कई सारे टैक्स को मिलाकर जुलाई 2017 में लागू किया गया था और घोषणा मार्च में ही हो गई थी इसकी। तो कौन कौन से टैक्स मिलाए थे इसमें, एक्साइज ड्यूटी मिलाया था, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या कोई सर्विस टैक्स थे, उन सब टैक्स को मिलाकर एक इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया था। आगे हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग क्या होता है कि जो लेन देन है उनका क्या एक सेट तैयार कर देना आपका बुक कीपिंग कहलाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज है वो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। किसे आइडेंटिफाई, जो फाइनेंशियल हमारी क्या है ट्रांजैक्शन है उनको देखना होगा। जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको, और जो क्वालिटी नेचर की ट्रांजैक्शन है दोनों को अलग अलग करेंगे, और जो हमारी फाइनेंशियल है उसका लेखा करने के लिए अलग से निकाल देंगे। फिर उनको हम देखेंगे कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है उनको मुद्रा के रूप में कैसे मापेंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ मुद्रा के रूप में माप लिया, आइडेंटिफाई कर ली, अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग एंट्री है वो स्टार्ट कर देंगे, और ओपनिंग एंट्री के आधार पर आप क्या बनाओगे, लेजर है वो तैयार करोगे। तो आपका अकाउंटिंग साइकिल होता है एक, जैसे सबसे पहले आपकी क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है। जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, ट्रांजेक्शन के बाद क्या होते हैं, आपके जर्नल बनते हैं, और जर्नल के बाद में आप क्या करते हो, लेजर बनाते हो, और लेजर के आधार पर आपका ट्रायल बैलेंस है वो बनता है। और यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस तरह ये क्या चलता रहता है, एक साइकिल चक्कर है वो चलता रहता है। तो बुक कीपिंग को क्या बोला गया है, यांत्रिक प्रकृति का बोला गया है। इसके अंदर उन व्यक्तियों द्वारा कि बुक कीपिंग है उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई अकाउंटेंट हो, अगर थोड़ा बहुत ही वो लिखने पढ़ने का ज्ञान रखता हो बिजनेस के बारे में तो क्या कर सकता है, इसका लेखा कर सकता है। और आजकल तो सारा टेली यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से चल रहा है। आगे हमारा होता है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग जहाँ से हमारी बुक कीपिंग है, प्रारंभिक जो काम है बुक कीपिंग का वो खत्म हो जाता है, वहाँ से हम अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमने क्या कर दिया, लेजर वगैरह का वर्गीकरण कर दिया। तो जो वर्गीकृत किए गए हैं उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये जो प्रोसेस है ये सारी किस में आती है, आपकी अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। लाभ हानि खाता बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, इन सब का क्या करना, सारांश है आप
तैयार करोगे और सारांश की सहायता से फिर क्या करोगे, जो रिजल्ट हमें मिले हैं उनका विश्लेषण करेंगे, यानी कि कितनी हमें सूचना मिली है या कितनी सूचना की आवश्यकता हमें है उसके बारे में पता लगेगा। किससे? आपको अकाउंटिंग के। और फिर ये सूचना हम किसे देंगे? जो हमारे बिजनेस के अंदर हित रखते हैं, यानी कि जो हमारे ओनर हो गए, जो हमारे डेटर है और जो बैंक्स हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, सूचना है वो देंगे। आगे आपको मैं बताऊंगी भी, जैसे बैंक है वो, इस बैंक के लिए ये सूचना क्यों जरूरी है, ओनर है उसके लिए क्यों जरूरी है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसी का टॉपिक भी है ये। आगे है कि अकाउंटेंट का कार्य कोई साधारण मनुष्य है वो नहीं करता, बल्कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा व्यक्ति, डिग्री जैसे सीए वगैरह है आपके, वो क्या करते हैं, अकाउंटेंट का काम है वो करते हैं। आगे है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी क्या होता है कि जो भी सिस्टमैटिक नॉलेज है, प्रिंसिपल एंड टेक्निक से संबंधित है, इसके अंदर क्या किया जाता है, काम है वो किया जाता है। यानी कि यहाँ देखेंगे कि बुक बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, सूचना का सारांश है वो कैसे निकालेंगे, हित रखने वाले जो पक्षकार है उसको हम सूचना कैसे देंगे, ये सब किस में आता है, आपका अकाउंटेंसी के अंदर आता है। आगे दोनों में अंतर दिया हुआ है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी एक्टिविटी है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ आइडेंटिफाई की गई एक्टिविटी का क्या करते हैं, हम वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करते हैं, समरी तैयार करते हैं और रिजल्ट है वो आगे देते हैं। बुक कीपिंग आपकी प्राइमरी स्टेज होती है और अकाउंटिंग आपकी सेकेंडरी होती है। बुक कीपिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन है उनका नियमों के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि आपके नेट रिजल्ट है या नेट पोजीशन आपकी क्या है, उन सब के बारे में पता लगाया जाता है। आगे होते हैं कार्य कैसा होता है, एक एक नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। बुक कीपिंग का कार्य कैसा होता है, अकाउंटिंग का कार्य कैसा होता है, तो एक बार अंतर है, इनको बड़ी नज़र से देख लेना। जो वन डे कंपटीशन का एग्जाम है उसके अंदर तो पूछा जाएगा ऐसा कुछ। आगे आता है आपका, बुक कीपिंग का कार्य यांत्रिक होता है, यानी कि रूटीन नेचर होता है, और ये एनालिटिकल नेचर होता है, यानी कि विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। आगे है, ये निम्न श्रेणी का कोई भी जूनियर स्टाफ है, बुक कीपिंग है जूनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है, अकाउंटिंग आपका सीनियर स्टाफ द्वारा किया जाता है। बुक कीपिंग के अंदर आपको ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है, हर एक छोटी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बुक कीपर है वो क्या करता है, इसके अंदर कोई भी विश्लेषण योग्यता का होना जरूरी नहीं है, अकाउंटेंट को अच्छी योग्यता का होना जरूरी है। व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, इसके अंदर कोई भी व्यक्तिगत निर्णय है बुक कीपिंग में लेने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट वगैरह पेश करनी होती है, तो डिसीजन क्या होता है, अकाउंटेंट को लेना पड़ता है। इसके अंदर बुक कीपिंग करने वाला क्या नहीं कर सकता, अकाउंटेंट जो है उसके जो भी अकाउंट है उनका सुपरविजन नहीं कर सकता, चेकिंग नहीं कर सकता, और इसमें क्या कर सकता है, अकाउंटेंट है वो बुक कीपिंग वाले की क्या कर सकता है, जांच भी कर सकता है और सुपरविजन भी कर सकता है। यह कोई डिसीजन लेने के लिए सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि क्या बताता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में, और ये क्या करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन है वो देता है। आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में अंतर। यहाँ क्या किया जाता है कि कुछ अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनकी वर्गीकरण किया है हमने और सारांश तैयार किया है। यहाँ क्या करेंगे, जो वर्गीकरण सारांश हमने तैयार किया है उसको सिद्धांतों के अनुसार लेखा करेंगे। यहाँ सीमित ज्ञान होता है, यहाँ अच्छा ज्ञान होता है, यानी कि बड़े स्तर पर होता है। बुक कीपिंग पर निर्भर करता है और अकाउंटेंसी किस पर करता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पर निर्भर करता है। अकाउंटिंग का कार्य क्या होता है कि जो नेट रिजल्ट है और जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ज्ञात करना, और आगे क्या करना, जो उसमें हित रख रहे हैं उनको प्रेषित करना। इसका क्या काम है कि डिसीजन लेना कि कैसे उनको हम दिखाएंगे, कैसे काम करेंगे, उन सूचनाओं का आधार, यानी कि आधार क्या होगा उसके बारे में डिसीजन है वो लेना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लेखांकन की शाखाएं और प्रकार, यानी कि लेखांकन है उसकी शाखाएं क्या है और प्रकार क्या है। तो आपका कौन कौन सा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है आपकी, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है।
इस तरह हम क्या देखेंगे, इन तीनों को अच्छे से देखेंगे क्योंकि हरियाणा सीईटी के अंदर ये पूछा जाएगा आपसे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या होती है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे बिजनेस के लेन देन है उसको अच्छे से हम लिखेंगे और फिर उनका लाभ हानि खाता वगैरह बैलेंस शीट बनाएंगे और क्या करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंस मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता लगाना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी हमने क्या बनाई है वस्तु या सेवाएं दी है उसके अंदर जो टोटल कॉस्ट आपकी आई है और जो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आई है उसके बारे में पता लगाना क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो भी सूचनाएं वगैरह हमने इंफॉर्मेशन है इन दोनों से, यहाँ से जो फाइनल अकाउंट है वहाँ से मिली है, उनका लेखा किया है, तो उनको इस तरह से क्या करना, हमें शो अप करना है कि जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या कर सके, प्लानिंग बनाने के अंदर और कंट्रोल करने के अंदर वो क्या कर सके, सहायता ले सके। और इसके अंदर कौन कौन सी जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यहाँ पर हम किन चीज़ों को देखते हैं, रेशियो एनालिज देखते हैं, टॉपिक है अलग से आपका, फुल डिटेल के अंदर कॉस्ट अकाउंट में मैनेजमेंट अकाउंट में पढ़ाया जाएगा। बजटरी कंट्रोल है, ये भी टॉपिक है आपका, बजट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे, ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आदि के बारे में पता लगाया जाता है, इनके बारे में डिसीजन लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक हमारे अलग से जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें दिए हुए हैं, तो किस में पढ़ेंगे हम, मैनेजमेंट अकाउंट में। आगे आता है टैक्स अकाउंटिंग, क्या होती है कि कर की गणना है वो कैसे करेंगे, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग की है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आयकर डिपार्टमेंट है वो क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। तो वो किसके ऊपर लगाया जाएगा, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो चेक करके। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन, यानी कि समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है, जैसे क्या हो रही है, आपके प्रोडक्ट है उनकी मांग बढ़ रही है, आपके प्रोडक्ट है वो कितना बेनिफिट दे रहे हैं हमारे समाज के लिए, वो अच्छे होने चाहिए, इन सभी का क्या होता है आपका सोशल के अंदर किया जाता है। आगे हमारे आते हैं, लेखांकन क्या है, एक सोर्स है किसका, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का। तो कैसे है कि व्यवसाय की भाषा के अंदर लेखांकन को क्या बोला, ये लेखांकन है इसको बिजनेस में क्या बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय की भाषा बोला जाता है कि व्यवसाय कैसे काम कर रहा है। इसमें भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सहवन करना, यानी कि साधन के रूप में कार्य, सहवन के रूप में कैसे कार्य करेगा ये, कि जो भी है हमने अकाउंटिंग बनाई है उसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी, जो हमारे ओनर है उनको हम दिखाएंगे, जो हमारे इन्वेस्टर है या इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे वो हमारी रिपोर्ट है वो देखेंगे, तभी उनको ये होगा कि हाँ हमें डिविडेंड है वो अच्छा मिलेगा या प्रॉफिट है वो अच्छा मिलेगा। जो हमारे लेनदार है, लेनदार मतलब हमें लोन देने वाले या उधार देने वाले, बैंकर्स है, बैंक से हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक तो देखेगी कि जनता को इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, दूसरा कि इसको अगर कोई सब्सिडी वगैरह की ज़रूरत है तो, या फिर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन इन्फॉर्मेशन को है वो देखती है। आगे आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसके अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो हमने कार्य में डाला था ना वही ऑब्जेक्टिव में डालेंगे। व्यावसायिक लेन देन है उनको क्या करना, अच्छे से लेखा करना, यानी कि जो हम डे टू डे की ट्रांजेक्शन करते हैं उनको हम क्या करते हैं, पहले ओपनिंग बुक्स है उनमें डालते हैं, लेजर में डालते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट है वो 31 मार्च को हमारा तैयार किया जाता है। और बिजनेस का टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर 1 जनवरी से 31 दिसंबर ना दिया हो। आगे हमारा आता है लाभ और हानि की गणना करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इन सभी की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं। तो मेन उद्देश्य आपका क्या होता है अकाउंटिंग का, कि बिजनेस है उसकी कंडीशन देखना, कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कितना हमने उधार खरीदा, कितना हमने नगद खरीदा था, कितना हमारे पास माल पड़ा है, कितना बेचा है, इन सभी के बारे में क्या की जाती है, अकाउंटिंग है वो की जाती है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन मैंने यही बता दिया कि बिजनेस लाभ में है या हानि में, ये किस में देखते हैं, हम अकाउंटिंग के थ्रू पता लगाते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन आपकी कितनी है, तरलता जिसको बोल रहे हो कि आपको जो असेट्स आपके पास है कितनी जल्दी आप किस में एक्सचेंज कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, यानी कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है, जो संपत्ति आपकी है उसको जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी है वो
बनी रहेगी बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा होगा। कर रिटर्न दाखिल करना, इसके अंदर आपका क्या होता है, जो आयकर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स आदि क्या करने चाहिए, आपको फाइल है वो करनी चाहिए। ऐसे तो टैक्स अगर हम अच्छे से फाइनल अकाउंट नहीं बनाएंगे तो अगर हमारे लाभ ज़्यादा दिखाई दे गए तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। कंपनी क्या करती है, टैक्स से बचने के लिए क्या बनाती है, अकाउंटिंग बनाती है, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन है वो आयकर विभाग को दिखा सके। और विभिन्न उपयोगकर्ताओं को क्या देना, हमें सूचना देना। हर एक व्यक्ति को हम बुला कर ये तो नहीं दिखा सकते हाँ जी ऐसे ऐसे किया, डायरेक्ट हम अपने अकाउंट बना देंगे। जो भी रिपोर्ट उन अकाउंटिंग के अंदर बनेगी वो हम क्या कर देंगे, अन्य पक्षकार है हमारे जो बिजनेस पर प्रभाव डालते हैं उनको दिखा देंगे। आगे है लेखांकन सूचनाओं की उपयोगकर्ता या फिर उनकी आवश्यकताएं क्यों होती हैं। कौन होते हैं उपयोगकर्ता, दो तरह के होते हैं, एक बिजनेस के अंदर वाले, एक बिजनेस के बाहर वाले। अंदर वाले यानी कि जो बिजनेस में प्रत्यक्ष हित रखते हैं, जो बिजनेस से डायरेक्ट संबंधित होते हैं। बाहर वाले कौन से होंगे, जो प्रत्यक्ष हित नहीं रखते या फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते, वो कौन से होंगे, बाहर वाले। अंदर वालों के अंदर कौन आएगा, आंतरिक के अंदर स्वामी आएगा जिसने बिजनेस में पूंजी लगा रखी है। वो किसके लिए इसकी अकाउंटिंग है वो करवाएगा, एक तो उसकी क्या है लिक्विडिटी यानी कि पैसे के अंदर आपकी अपनी एसेट्स है उसको कन्वर्ट करने में हमारा बिजनेस कितना सफल हो रहा है। दूसरा वो क्या करेगा, लाभप्रदता उसकी कैसी है उसके लिए करेगा कि हमारे लाभ है वो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं उनके बारे में। आगे हमारा मैनेजमेंट को इसकी आवश्यकता क्यों होती है कि वो बिजनेस के लिए क्या करता है, योजना बनाता है, प्लस में वो बिजनेस के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो वो क्या करेगा, हर एक चीज़ को अच्छे से देखेगा और वो चीज़ उसको कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से मिलेगी। बाहर वालों के अंदर कौन आता है, जो हमारे इन्वेस्टर वगैरह है वो किसमें आते हैं, सारे लेनदार क्रेडिटर वगैरह किसमें आते हैं, बाहर वालों में। इन्वेस्टर कैसे करता है कि पैसा तभी विनियोजित करेगा, वो यहाँ पर पैसा तभी लगाएगा जब उसे पता होगा कि हाँ जी इस बिजनेस की कंडीशन अच्छी है। वो क्या रखना चाहेगा, अपना पैसा है उसको सिक्योर करना चाहेगा, तो जितना ज़्यादा पैसा सिक्योर होने की संभावना होगी इन्वेस्टर है पैसा वहाँ लगाएगा। अल्पकालीन लेनदार क्या देखते हैं कि अगर इस बिजनेस की हमें हमारा पैसा कितनी जल्दी लौटाने में सफल होता है, क्या पैसा ये समय पर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इसके लिए क्या करते हैं ये देखते हैं। लॉन्ग टर्म वाले ये होते हैं कि बिजनेस का भुगतान, ये पैसे का भुगतान करने में बिजनेस सफल होगा या नहीं होगा, इसकी सूचना आदि के लिए। तो इस तरह क्या होंगे, टैक्स वाले क्या देखेंगे कि ये अपना टैक्स है अच्छे से पे कर रहा है, यानी कि ये टैक्स है हमने जो लगाया है वो बिजनेस के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। एम्प्लॉय क्या करेंगे, उनकी सैलरी बोनस आदि की क्षमता कैसी है। इस तरह ये क्या करते हैं, हमारे सारे जो बाह्य तत्व है उनके लिए क्या जरूरी है, अकाउंटिंग करवानी जरूरी है। आगे हमारा टॉपिक आता है लाभ क्या है। लाभ क्या है, मैनेजमेंट में सहायक होता है, योजना बनाने में और कंट्रोल करने के अंदर ये क्या करता है, सहायता करता है। अच्छे से लेखा हो जाता है तो हमारा जो बिजनेस है उसका हमें क्या है, प्योर है, फिगर है, पता चल जाती है कि हमारा बिजनेस सही से काम कर रहा है। लाभ हानि के विषय में सूचना, इसमें क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट और लॉस है उसके बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। वित्तीय स्थिति यानी कि बैलेंस शीट के द्वारा फाइनेंशियल कंडीशन पता लग जाती है। कानूनी मामले यानी कि कोई कोर्ट केस वगैरह है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने लेखे हैं वो पेश कर सकते हैं। 2 सालों में या जो हमारे कॉम्पिटिटर है उनके साथ तुलना करने में आसानी होता है। कर का दायित्व है उसका निर्धारण करने में, जो जीएसटी वगैरह उनके अंदर ऊपर लगे हुए हैं उसको क्या करने में, डिटरमाइन करने के अंदर आसानी हो जाती है। अगर हम बिजनेस बेच रहे हैं तो बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बैलेंस शीट के द्वारा देखकर क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आगे है ऋण लेने में, अगर हमें क्या करने हैं, ऋण लेना है तो बैंक ऐसे आपको ऋण, बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपको डायरेक्ट लोन नहीं देता, वो क्या करता है, आपके पूरे बिजनेस की कंडीशन है उसका पता लगाता है। साझेदारी खातों में सहायक यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट वगैरह है वहाँ पर ये क्या करता है, हेल्प देता है। कैसे, अगर कोई साझेदार नया आ रहा है या पहले वाले जा रहे हैं या डेथ वगैरह हो गई तो उसके अंदर गुडविल वगैरह के क्या करना, निर्धारण करने में आसानी होती है। और कुछ अशुद्धियाँ या कपट छल वगैरह है वो रोकना, यानी कि गबन, जो पैसे का गबन बिजनेस के अंदर काफी कर्मचारी कर देते हैं ना, उसको रोकना। सीमाएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो चीज किसी के लाभ है तो किसी की हानियां भी है।
हानियों में सबसे पहला पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर गुणात्मक सूचनाओं का अभाव होता है, यानी कि क्वालिटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोड़ दिया जाता है और जो आपके मुद्रा के रूप में उनका लेखा किया जाता है। क्वालिटी को अगर शामिल किया जाता है तो बिजनेस की अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस, पैसे के रूप में तो आपने फाइनल अकाउंट बना दिए, परंतु इस बिजनेस का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसके बारे में कैसे पता चलेगा हमें। तो ये क्या है, इसका अभाव बन जाता है। ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, यानी कि ये हम जिस दिन हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या चलती रहती है, हमारी अकाउंटिंग चलती रहती है। तो ये क्या है कि ऐतिहासिक लागतों पर जैसे ही आप अकाउंटिंग बनाओ तो वो क्या मार्केट वैल्यू पर अगर बना रहे हो तो सही है। अगर आपने क्या कर दी, जिस दिन खरीदी थी उसी के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बना रहे हो तो कोई भी बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका पता नहीं चलता। जैसे संपत्ति है कोई, तो बार बार यूज हो रही है तो उसका मूल्य घट रहा है, अगर उसके कंपटीशन में कोई दूसरी चीज़ आ रही है तो भी मूल्य घटेगा। तो अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करके काम कर रहे हैं तो सही है, वरना क्या है ये दिक्कत करने वाला है। व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, कई बार क्या होता है जो हमारा अकाउंटेंट है उसको क्या करना पड़ता है, पर्सनल डिसीजन लेना पड़ता है, और एक व्यक्ति का डिसीजन सही हो ये जरूरी तो नहीं है। जैसे आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन वगैरह का अनुमान ही लगा सकते हो, डायरेक्ट हमें पता नहीं होता, तो ये क्या करता है, प्रभावित करता है। लेखांकन की अवधारणाओं और परंपराओं पर आधारित है। लेखांकन क्या है कि कुछ अवधारणाएं हैं इसकी और परंपराएं हैं उस पर आधारित है। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हो कि स्थायी संपत्ति को स्थिति विवरण में चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार दिखाया जाता है, यानी कि जो फिक्स हमारी एसेट्स है उसको हम बैलेंस शीट में किसके ऊपर दिखा देते हैं, जो हमारा अभी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। फिक्स जो हमने खरीद लिया था उस दिन वो 10 लाख की है, परंतु आज तो वो 10 लाख की नहीं है, आज भी हम उसको क्या दिखा रहे हैं, उतनी ही दिखा रहे हैं। तो ये क्या करता है कि परंपरा पर आधारित है। अपूर्ण सूचना, इससे आपको लाभ हानि वगैरह की सही सूचना नहीं मिलती, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी चीज़ें हैं वो छोड़ दी जाती है। तो ये क्या है, सही नहीं है। झूठे दिखाओ से प्रभावित, यानी कि इसके अंदर कुछ झूठे लेखे भी हो सकते हैं, हेरा फेरी भी हो सकते हैं टैक्स आदि से बचने के लिए। और भावी अनुमान क्या होते हैं, सही नहीं होते। अगला पॉइंट होता है हमारा भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। बाजार के अंदर भविष्य में क्या होने वाला है ये तो हमें पता नहीं होता। जैसे हमारी प्रतिस्पर्धा के अंदर कोई आ गया, या फिर क्या हो गया, वस्तु की मांग कम हो गई या ज़्यादा हो गई, फर्म द्वारा अपनाई गई नीति कैसी है, ये सब किसके ऊपर होते हैं, भविष्य पर आधारित होते हैं, और भविष्य किसी ने नहीं देखा। आगे है लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता की, क्या विशेषता इसकी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक है वो क्या होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता। लेखांकन सूचना क्या होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए कि किसी को विश्वास ना हो। इसका अर्थ क्या होता है कि सूचना तथ्यों पर आधारित और जांच हो सकने योग्य, यानी कि आप जो लेखांकन कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उस पर विश्वास करने योग्य होनी चाहिए। यानी कि क्या हो सके, आपको अगर कोई जांच करे या उन्हें कोई तथ्य ढूंढना है तो उस पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे में आप वेरीफाइड कर सकते हो परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस आदि के द्वारा। अगला हमारा आता है अनुरूपता। वित्तीय विवरण क्या होने चाहिए, संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप ही होने चाहिए। अनावश्यक और अनयुक्त सूचना है इनमें शामिल नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है और जो इसका यूज करेंगे उनके लिए क्या हो, अनुपयुक्त हो, उन्हीं डाटा को इसमें डालना चाहिए। ऐसे बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज़ें है वो इसमें नहीं डालनी चाहिए। समझ में आने योग्य होने चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप सरल भाषा में और सरल तरीके से पेश करो, ताकि जो भी बिजनेस में हित रख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हो, आपने डेप्रिसिएशन किस मेथड से लगाया, स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया है, दायित्व निर्धारण है वो कैसे किया है, इन सब का स्पष्टीकरण इसमें होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन हो सके, यानी कि क्या होना चाहिए कि पिछले सालों के साथ हम क्या कर पाए, इन अकाउंट्स है उनकी तुलना कर पाए, ये भी इसमें होना चाहिए। अगला हमारा है विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर प्रेजेंटेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपने जो भी इसमें रिपोर्ट पेश की है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी दिखावा नहीं होनी चाहिए, फेयर, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। ये क्या होती है, आपकी फेथफुल प्रेजेंटेशन होती है। अगला हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल का क्या बोला जाता है कि इसके सिद्धांत है वो क्यों जरूरी ही हुए या कैसे जरूरी हुए,
किस आधार पर हुए, इन सभी के बारे में यहाँ देखा जाएगा। तो क्या हुआ था कि प्राचीन समय के अंदर जो भी था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो सिर्फ और सिर्फ ओनर के लिए जरूरी थी। परंतु क्या हुआ था, अब एट प्रेजेंट ऐसा हुआ है कि अलग अलग बिजनेस है उसके कई कंपटीटर आ चुके हैं, काफ़ी एरिया डेवलपमेंट हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या है बिजनेस है वो जा रहा है। तो इन सभी के लिए क्या हो गया था, जरूरी हो गया था कि बिजनेस के अंदर हित रखने वाले चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पढ़ना जरूरी हो गया। और उन्हीं के लिए क्या बनाए गए थे, लेखांकन के सर्वमान्य सिद्धांत, जिसे आप गैप के नाम से बोलते हो, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इन सिद्धांतों में क्या किया गया कि ये सिद्धांत है, ये जो भी अकाउंटेंट होगा उसका क्या करेंगे, सामान्य गाइडलाइन है उसको वो देंगे। और इन सिद्धांतों का विकास एक लंबी अवधि के उपरांत, यानी कि इनका प्रयोग है, जो तर्क बुद्धि है, सामान्य अनुभव है, या कुछ कथन है, या पेशेवर संस्थाएं हैं, या कोई हमारा क्या है गवर्नमेंट रूल है, या आपका कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा इनका क्या किया गया था, निर्माण है वो किया गया था। लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं क्या होती है, सीधे सीधे इसकी विशेषताएं हैं, बुक के अंदर तो ज़्यादा अकाउंटिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है, परंतु समझने के लिए ये है कि लेखांकन सिद्धांत क्या करते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और नियम, समान नियम लागू करवाते हैं, मानवकृत होते हैं। ये क्या होते हैं, मानव के द्वारा बनाए हुए होते हैं, किसी भी प्रयोगशाला के अंदर ये टेस्ट वगैरह नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। ये क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर जैसे जैसे हमारी कार्य प्रणाली है, गवर्नमेंट नीतियां, उनमें चेंज होता है, वैसे वैसे इनमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं। आगे क्या है कि आपने लेखांकन सिद्धांत अपनाया है, कितने अच्छे से अपनाया है, ये किस बात पर निर्भर करता है, हमारे 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं उनके ऊपर। सबसे पहला है कि अनुरूपता। कोई भी सिद्धांत है वो अनुरूप कब माना जाएगा, जब उसने जो सूचना क्या की है, पेश की है, वो सूचना क्या हो, जो उस सूचना का यूज कर रहा हो उसके लिए वो क्या हो, उपयोगी हो। निरपेक्ष कैसे बोल सकते हैं कि जो हम क्या कर रहे हैं, सूचना प्रदान कर रहे हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का व्यक्तिगत भेदभाव ना हो। और अगला है हमारा व्यवहारिक। क्या होता है कि कोई भी सिद्धांत है वो क्या होता है, व्यवहारिक तब माना जाएगा जब उसको यूज करने वाले हो उनके क्या लिए क्या हो, वो आसानी से समझ में आ सके और बिना कोई अनावश्यक एक्सपेंस यानी कि खर्चे के वो लागू किए जा सके। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग सिद्धांत है उसकी विशेषताओं में पढ़ेंगे। आगे है अकाउंटिंग सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि अकाउंटिंग सिद्धांत है वो क्यों जरूरी हुए थे। तो जो हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता कोई भी हो, उनको उपयोग बनाने के लिए क्या किया गया कि ये जो भी सूचनाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और तुलनात्मक होनी चाहिए, कि उस पर विश्वास किया जा सके। और अगर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो वो कंपैरिजन किया जा सके। इन सभी के लिए क्या किया गया था, आपके अकाउंटिंग सिद्धांत है उनकी आवश्यकता है वो जरूरी की गई थी। यह तभी संभव हुआ कि जब वित्तीय विवरण द्वारा प्रदान की गई, कि जो भी वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसने क्या किया, जो सूचना दी है उसके क्या हो, जो नियम बनाए गए हैं उसी के आधारित हो, जिनमें क्या लिख सकते हो आप, पॉलिसी लिख सकते हो, प्रिंसिपल लिख सकते हो, परिपाटियां लिख सकते हो। और कौन इसको एक्सेप्ट करवाते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमारा क्या है, सर्वमान्य लेखांकन सिद्धांत है वो इसको क्या करवाता है, लागू करवाता है। लेखांकन सिद्धांत है उनके 2 टाइप्स दिए हुए हैं, एक तो आपको लेखांकन की अवधारणाएं दी हुई है और एक लेखांकन की परिपाटियां दी हुई है। सबसे पहले हम अवधारणाएं या मान्यताएं पढ़ेंगे, ये +2 के अंदर क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चनों के अंदर। अवधारणा के अंदर क्या बोला गया है कि लेखांकन की भाषा क्या होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को एक जैसा अर्थ देने वाली होनी चाहिए। अधिकांश जो हमारे अकाउंटेंट है, बहुत सी धारणाएं यानी कि अलग अलग से क्या होते हैं, वो सहमत होते हैं, जिनका वित्तीय विवरण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अवधारणाएं लेखांकन प्रक्रिया की नींव का कार्य करती है। कोई भी संस्था इन मूलभूत अवधारणाओं या मान्यताओं के पालन किए बिना अपने वित्तीय विवरण नहीं बना सकती। इसमें यह बोला गया है कि जो भी आप क्या बना रहे हो,
अकाउंटिंग के लिए क्या कर रहे हो, अवधारणा है उसको अपना रहे हो, तो वो क्या होनी चाहिए, कोई भी वर्ड हो, कोई भी भाषा हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें यूज, जो उसका यूज करेंगे उन सभी के समझ में आ सके। और ये अवधारणाएं हैं वो क्या होती है, आपकी लेखांकन प्रक्रिया है उसकी नींव होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेखांकन प्रक्रिया की नींव किसे बोला जाता है, अवधारणा है उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे है अवधारणाएं या मान्यताएं हैं। इसके अंदर जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन प्रमाप 1 है, उसके अनुसार 3 मुख्य धारणाएं दी हुई है और कुछ अन्य दी हुई है। तो मुख्य के अंदर कौन सी आती है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता है, आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आता है और एक्यूरल कंसेप्ट आता है। बाकी अन्य के अंदर डाला जाता है इसको। तो चालू स्थिति की अवधारणा आपको क्या बोलती है, यानी कि जो आपकी कंडीशन है अभी तक, इस अवधारणा के अनुसार यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में दीर्घकाल तक चलता रहेगा। व्यवसाय की पुस्तकों में लेन देनों का लेखांकन यह मानकर किया जाता है कि व्यवसाय क्या होगा, लगातार चलता रहेगा। इसके अंदर आप क्या बोलते हो कि जो अकाउंटिंग आप करते हो, बुक्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन आप लिख रहे हो, क्या मानकर चलते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए यह मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस है वो क्या रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसके अनुसार हम क्या देखते हैं, हमारी जो फिक्स असेट्स है लेखा किस पर नहीं करते, हम मार्केट वैल्यू पर ना करके ओरिजिनल कॉस्ट पर करते हैं, यानी कि जिस दिन उसको खरीदी है। क्यों करते हैं, हम ये मानते हैं हमारा बिजनेस क्या है, हमें आज नहीं बेचना बल्कि हमें लंबे समय तक क्या करना है, चलाना है। तो अगर लंबे समय से रिलेटेड है तो आप हिस्ट्री कॉस्ट है वो लेते हैं। बाजार मूल्य का ध्यान न रखते हुए उन पर क्या किया जाता है, हमने बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू आज उसकी मार्केट में क्या है वो तो ध्यान में नहीं रखी, परंतु उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया और डेप्रिसिएशन से जितना उसका मूल्य कम हुआ उतना करके हमने किस में डाल दिया, बैलेंस शीट में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक मशीन क्रय की है, मान लीजिए 10 वर्ष तक चलेगी, यानी कि अगले आने वाले 10 वर्षों के लिए लाभ हानि खाता और मशीन खाता में 10 वर्षों में बांट दिया जाता है, यानी कि मशीन की लागत है वो 10 वर्षों में बांट देंगे। एट मार्केट वैल्यू पर न चल के हम क्या कर देंगे, अलग अलग वर्षों में उसको बांट देंगे। चालू स्थिति की अवधारणा के कारण मशीन की पूरी लागत को क्रय करने के वर्ष का खर्चा नहीं माना जाता, यानी कि जिस वर्ष क्रय किया है उस 1 साल का खर्चा नहीं मानेंगे बल्कि उसको हम 10 वर्ष यूज कर रहे हैं तो अगले 10 वर्षों का खर्चा है वो मानेंगे। ऐसे ही हम कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक बार आपने क्या कर दी, करवा दी, तो क्या होगा, आपका बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा और उस एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो 1 साल का न होकर कई सालों का बन जाता है। आगे आने वाले कई सालों में वो बेनिफिट देगा तो उसको भी हम 1 वर्ष का ना मानकर कई वर्षों का मानते हैं। आगे आपका दिया हुआ है कि चालू स्थिति की अवधारणा के कारण ही बाह्य पक्षकार क्या करते हैं, व्यावसायिक संस्था से दीर्घकालीन अनुबंध करते हैं, यानी कि जो बाह्य पक्षकार है वो किसके कारण हमारे साथ क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म का अनुबंध है वो करते हैं चालू स्थिति के कारण। ऐसे आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन निकालने की आपके अंदर क्षमता है उसकी वृद्धि होगी और ऐसे ही आपके टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है वो कवर होंगे। इसे ऋण देते हैं, ऋण पत्र और अंश खरीदते हैं, यानी कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर है, जो हमारे शेयर होल्डर है और जो हमारे डेटर है यानी कि लोन देने वाले, वो क्या करते हैं कि संस्था के साथ किसके आधार पर लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, चालू स्थिति की अवधारणा के आधार पर। इस अवधारणा का अन्य उदाहरण आप क्या ले सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंस ले सकते हो जिनका कोई वसूली मूल्य नहीं होता, यानी कि प्रीपेड वह है उसकी कोई भी क्या नहीं होती, रियलाइजेशन वैल्यू है वो नहीं होती, फिर भी इन्हें क्या किया जाता है कि बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति की भांति दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि इनका लाभ हमें क्या मिलेगा, भविष्य के अंदर मिलेगा। अगर हमने कोई पूर्वदत्त व्यय कर दिया जिसका भुगतान हमें क्या करना था, बाद में करना था, आज हमने कर दिया, उसको हम एसेट्स क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आगे आने वाले समय में हमें क्या देगी, कई सालों तक प्रॉफिट देने वाली है। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी एसेट्स जो हमने आज खरीदी है परंतु लॉन्ग टर्म के लिए हमने आगे वो कई सालों तक प्रॉफिट देगी, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी चालू स्थिति की अवधारणा बन जाएगी। इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी है हमारी जो आज की लाइबिलिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी है, वो भी किससे संबंधित है, आपकी चालू स्थिति की अवधारणा से संबंधित है। अगला है हमारा एक रूपता की अवधारणा। क्या है आपका, एक रूपता की अवधारणा।
इस अवधारणा के अंदर कोई भी संस्था है उसमें लेख करते समय प्रति वर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति का उपयोग किया जाता है। एक रूपता मतलब जो भी आप अकाउंटिंग करते हो हर साल आपने जो पीछे यूज किया है मेथड उसी का हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के लाभ हानि खाते स्थिति विवरण आदि की तुलना करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों की जाती है ये मेथड एक जैसा इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि अगर हमें दो फर्म है, एक फर्म की दो अवधियों के बीच में तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड है वो अपनाते हुए चलेंगे। अगर दो अवधियों के बीच कोई फर्म अलग अलग मेथड यूज कर रही है तो उसकी तुलना करना आसान नहीं होता। स्थायी संपत्तियों पर हरास लगाने की कई पद्धतियां हैं, जैसे आपकी फिक्स हो गई, आपकी गणती हो गई। इनके अकॉर्डिंग अगर हमने पहले साल के अंदर फिक्स वाली यूज की है तो दूसरे में भी फिक्स करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डिमिसिंग मेथड है वो हर बार घटते हुए क्रम के अंदर लगती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, तुलना करने योग्य नहीं बनती। तो एक रूपता की अवधारणा का क्या मतलब है कि हम जो पहले दिन मेथड यूज किया है वो ही अगले दिन करेंगे, जो पहले साल किया है वो ही दूसरे साल करेंगे, यानी कि एक जैसे तरीके से करेंगे। आगे इसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि यानी कि ये नॉन फ्लेक्सिबल नहीं होती। अगर हमें जरूरत पड़ी है मेथड में चेंज करने की तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें चेंज है वो भी कर सकते हैं। अगली है हमारी उपार्जन की अवधारणा। एक्यूड बेसिक क्या होती है आपकी कि लेखांकन में लेन देनों के लेखांकन करने के लिए एक्यूरल बेसिक है अपनाया जाता है। और किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने बोला था। इसके अंदर क्या होगा आपका कैश बेसिस, यानी कि जो नगद का आधार है आपका, तुलना में व्यावसायिक संस्था के कार्यकलापों को अधिक सही सूचना प्रदान करना क्या होता है, इसका आधार होता है। यानी कि कैश संबंधी जो भी आपके है तुलना करने वाले वस्तुएं हैं उनमें क्या होती है, ये सही सूचना है वो देता है। उपार्जन का आधार रिवेन्यू और व्यय दोनों में समान, चाहे तो वो हमारी क्या हो, आय हो, चाहे वो हमारे क्या हो, एक्सपेंस हो, दोनों के अंदर ये समान रूप से लागू होती है। यानी कि खर्चा और आय जो होती है उनमें समान रूप से। उपार्जन आधार में आगम का लेखांकन उस समय किया जाता है जब माल क्रय किया जाता है या सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इसका आप उपार्जन का आधार है वो कब मानोगे, यानी कि ये पूछ लेगा कि उपार्जन का आधार कब माना जाता है, जब आप माल क्रय करते हो, माल विक्रय करते हो, सेवाएं प्रदान करते हो, या बी और सी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विक्रय भी आ जाएगा और सेवाएं भी आ जाएगी। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि नगद प्राप्ति हुई है या नहीं। इसके अंदर ये बोला गया है कि नगद जो उपार्जन का आधार है आपका, इसमें यह देखा जाता है आय और व्यय दोनों से होगा। दूसरी चीज क्या होगी, विक्रय और सेवा है उससे संबंधित होगी। तीसरी क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या देखेंगे कि हमें आय हो रही है या हमने सेवा प्रदान की है उसके बदले पैसा आ रहा है, चाहे नगद में प्राप्ति हुई हो या नहीं हुई हो, इस बात से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अवधारणा के अनुसार व्यय का लेखांकन भी उसी अवधि में किया जाता है जिस अवधि में वे आगम प्राप्ति में सहायक हुए हो, चाहे उनके लिए नकदी का भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो। छोटी सी बात ध्यान रख लेना कि कैश बेसिक होता है, विक्रय के समय किया जाता है, और दूसरी चीज क्या है, सेवाओं के प्रदान के समय की जाती है। रिवेन्यू एक्सपेंस से संबंधित होता है। रिवेन्यू कब होगा, जब बेचा है माल या हमने सेवाएं दी है उसके बदले में। एक्सपेंस कब होगा, खरीदा है हमने या सेवाएं प्राप्त की है उसके बदले में। दोनों में चाहे हमें नकद भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु जिस समय हमने क्या किया है, व्यवहार किया है, उस समय इसको क्या किया जाएगा, आपका लागू माना जाएगा। इसे हम उपार्जन आय को मिलान कंसेप्ट भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, उपार्जन आय है इसका मिलान कंसेप्ट है, यानी कि मैचिंग कंसेप्ट जिसको आप बोल सकते हो। आगे हमारा आता है अन्य अवधारणाएं। ये तीन तो हमें किसने दी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने दी थी। ये तो मेन है। आगे कुछ अन्य अवधारणाएं दी हुई है उसको पढ़ेंगे। व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा।
व्यावसायिक संस्था को एक पृथक अथवा स्वतंत्र इकाई माना जाता है जिसका अस्तित्व क्या होता है, स्वामी है, लेनदार है, प्रबंधक है, इनसे अलग होता है। ये तो बोलते ही हैं कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो क्या होगा, उसका अस्तित्व अलग है और आपका अलग है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यवसाय के स्वामी को उस व्यवसाय से बिल्कुल अलग माना जाता है जिसका वह स्वामी है। व्यवसायिक इकाई की अपनी बिल्कुल अलग बुक्स होती है। लेन देन लेखांकन फर्म के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि व्यवसाय का अस्तित्व है वो स्वामी से अलग होगा। बिजनेस की हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो स्वामी के नाम से कर तो लेते हैं, परंतु वो रिलेटेड किससे होती है, बिजनेस से। तो यहाँ पर सारा काम किसके नाम से होता है, फर्म के नाम से होता है। परंतु फर्म की ओर से, फर्म खुद तो एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, वो तो साइन नहीं कर सकती, लोगों द्वारा बनाई गई है। तो उसके अंदर जो फर्म की तरफ से सिग्नेचर वगैरह है, जो व्यवहार है वो कौन करता है, ओनर है वो करते हैं। अगर उसने, स्वामी ने क्या लगा रखा है, बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगा रखी है वो फर्म का क्या होती है, दायित्व होती है। जो तभी इसको किस में दिखाया जाता है, लाइबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। यानी कि जो ओनर है वो कैपिटल लगाता है, वो बिजनेस की क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। और इसी प्रकार क्या होता है, अगर स्वामी ने बिजनेस से क्या निकाल लिया, कुछ ड्राइंग वगैरह पैसे निकाल लिए, तो वो उसकी ड्राइंग मानी जाती है। जैसे ही उसको कैपिटल पर ब्याज दिया जाता है, जो अगर व्यवहार में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो उसी तरह क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया भी जाएगा। इसका अलग अस्तित्व होने के कारण ही इसमें क्या किया जाता है, जो ओनर होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका लेखा इसके अंदर नहीं किया जाता। और सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी का आप ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हो उसमें ये मत मान लेना कि स्वामी के घर की जो चीजें है वो भी हम यहाँ डाल रहे हैं, नहीं। चाहे स्वामी ने घर का किराया ही क्यों ना दिया, और सिर्फ आप फैक्ट्री और ऑफिस है उसको प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में डालते हो, और जो बिजनेस की हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी है उसको बैलेंस शीट में, बाकी उसका व्यक्तिगत जो कुछ भी है उसको यहाँ पर नहीं दर्शाया जाता। आगे है हमारा मुद्रा के माप की अवधारणा। लेखांकन में केवल क्या किया जाता है, उन्हीं चीजों को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में माप दिया जाता है, चाहे वो घटना व्यवसाय के लिए कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जिसको जो क्या हो, गुणात्मक हो, उसको छोड़ दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसका लेखांकन किया जाता है, मुद्रा का। और ये पीछे आपको अच्छे से बताया हुआ है। आगे हम देखेंगे लेखा अवधि की अवधारणा। लेखा अवधि की अवधारणा क्या बोलती है कि कोई भी बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म से संबंधित होता है। यानी कि क्या है, कोई भी बिजनेस है जिसकी स्थापना की गई है वो लंबे समय के लिए है, ना कि छोटे समय के लिए। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी साल बिजनेस चलेगा। तो ये तो है नहीं कि जिस दिन हमने शुरू किया है और जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन पूरे जितने भी साल वो चल रहा है उन सब का लेखा एक ही टाइम करे। ऐसे में क्या होगा कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो भी योजना बनानी है, जो भी कंट्रोल करना है, उसका पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या कर देते हैं कि पूरी अवधि है उसको 12-12 महीनों की अवधि के अंदर क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, आपका टाइम पीरियड होता है, जिसे हम लेखा वर्ष अवधि बोलते हैं। तो कैसे इसके अंदर लेखा किया जाता है कि हर साल 1 अप्रैल से हमारा क्या होता है, लेखा वर्ष है वो शुरू हो जाता है, और 31 मार्च को वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और कोई भी हमारी क्या है, कंपनी है जिसके क्या है, अंश कहाँ पर है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो उनको क्या करनी होगी, हर 3 महीने के अंदर अपने रिजल्ट है वो क्या करने होंगे, बताने होंगे। यानी कि ताकि क्या हो, उसकी 3 महीने बाद जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका पता लग सके। अगला हमारा आता है लागत अवधारणा अथवा ऐतिहासिक लागत। ये क्या बोलती है, ऐतिहासिक लागत मतलब जिस समय हमने वस्तु खरीदी है, जो असेट्स हमने खरीदी है, वो ही हम क्या मान कर चलते हैं, उसकी वैल्यू लेकर चलते हैं। मार्केट वैल्यू को हम नहीं लेकर चलते। जिस समय हमने वस्तु खरीदी है वो लेकर चलेंगे। कोई भवन आपने खरीदा है, वो आपने 2 लाख रुपए का खरीदा है, परंतु आज वो 6 लाख का हो रहा है, तो उसको 6 लाख ना मानकर हम 2 ही लाख मानकर चलते हैं। हाँ, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। और वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, 2 मेथड से होता है। एक तो आपका फिक्स होता है, दूसरा आपका डिमिनिशिंग मेथड होता है।
मिलान की अवधारणा, इसमें ये बोला जाता है कि जैसे ही आपको क्या हुआ, नेट प्रॉफिट आपने निर्धारित किया है, अगर उस समय की आगम प्राप्ति को आप लिख रहे हो तो उस साल के आपको खर्चे भी लिखने होंगे। यानी कि अगर आपको मैचिंग कंसेप्ट फेयर चाहिए तो आपको जो रिवेन्यू हुई है उस पर जो खर्चा है, चाहे भुगतान किया हो या ना किया हो, उसका लेखा करना भी जरूरी है। तो ये क्या होता है, आपका मिलान कंसेप्ट होता है। अगला हमारा होता है द्विपहलू की अवधारणा। ड्यूल सिस्टम क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उससे क्या होते हैं, दो खाते इफेक्ट होते हैं। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा और उससे क्या बोलते हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर चाहे आपका लाइबिलिटी हो या असेट्स हो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आपके नीचे एक समीकरण दिया हुआ है, समझ सकते हो। एसेट्स क्या होते हैं, दायित्व प्लस आपकी पूंजी होती है, और पूंजी क्या होती है, संपत्तियों में से दायित्व को लेस कर दो, वो क्या बन जाती है, आपकी कैपिटल बन जाती है। आगे है लेखांकन की परिपाटियां। एक लेखांकन की परिपाटी ऐसी परंपरा अथवा ऐसा सिस्टम है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे लेखाकारों द्वारा सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया जाता है। यानी कि सबकी सहमति से क्या किया जाता है, अकाउंटेंट की सहमति द्वारा अपनाया जाता है। आगे इसके कुछ दोनों में अंतर दिए हुए हैं कि अवधारणा है कानून द्वारा बनती है, परंतु परिपाटियां है ये क्या होते हैं, दिशा निर्देश है, परंपरा प्रचलन या आपस में सामान्य सहमति द्वारा बनते हैं। अवधारणाएं मूल मान्यताओं पर आधारित होती है, लेन देनों का लेखांकन किया जाता है। ये क्या होते हैं, लाभ हानि और स्थिति विवरण बनाने के लिए यूज की जाती है। ये यूनिफॉर्म होती है, नियम होते हैं, इनको मानना लागू करना जरूरी होता है। इनको लागू करना जरूरी नहीं होता, उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने की हमारी क्या है, अवधारणाएं हैं। देख लेना आगे 3 आपको परिपाटियां दी हुई है, ये समझते हैं और फिर हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी क्या बोलती है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या होनी चाहिए, पूर्णता है वो प्रकट की हुई होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो, जो हमने क्या है, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रयोग करने वाले जो पक्षकार हैं हमारे, जो आपको बहुत बार बता दिया मैंने, चाहे स्वामी हो, भावी लेनदार हो, विनियोजक आदि क्या हो, महत्वपूर्ण हो, उनके लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त प्रकटीकरण होना चाहिए, उनके समझने योग्य होना चाहिए, स्पष्ट उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि क्या कैसे कब हुआ है। इसके अंदर आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हो। संभावित दायित्व, कंपनी के विरुद्ध किसी बड़ी राशि का दावा किसी न्यायालय में चल रहा है तो उसे वित्तीय विवरण करने वालों की जानकारी में ला देना चाहिए। यानी कि कंटीजेंसी लाइबिलिटी अगर कोई है जिसके विरुद्ध हमारा क्या हो रहा है, क्षतिपूर्ति वाली इसमें लेके चल रहे हो कि कोई इंश्योरेंस वगैरह की लाइबिलिटी बन रही है, वो लेकर चल सकते हो, तो उसका क्या कर देना चाहिए, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर ये बता देना चाहिए कि हाँ जी ये हमारे ऊपर दावा चल रहा है, ये राशि हमें देनी पड़ सकती है या बच भी सकती है। यदि स्टॉक के मूल्यांकन की विधि या ह्रास की विधि है अप्राप्य यानी कि बैड डेब्ट्स आपके हैं, उनके लिए कोई प्रोविजन बनाया है, उनमें कोई परिवर्तन किया गया है तो वो स्पष्ट कर देना चाहिए। डायरेक्ट कहने की ये बात है, कोई भी आपके यहाँ चेंज हुआ है, जिस दिन आपने अकाउंटिंग बनाना स्टार्ट किया है और उसके बाद कुछ चेंज हुआ है, या पिछले साल के अकाउंट्स देखकर इस साल कुछ चेंज हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, किसको, अन्य पक्षकारों को, कि ये इसमें हो रहा है। अगला है सारता की परिपाटी। सारता की परिपाटी ये क्या बोलती है कि ये आपकी जो पूर्ण प्रकटीकरण है उसके विरुद्ध है। इसमें ये बोला जाता है कि उन मदों को छोड़ दो जो महत्वहीन है, और पूर्ण प्रकटीकरण वाली क्या बोलती है, चाहे महत्वपूर्ण हो या ना हो सबको क्या कर दो, प्रकट कर दो। इसके अंदर सारता के शब्द का अर्थ निम्नलिखित कुछ आपके राइटर हैं उनके द्वारा दिया हुआ है। AAA के अनुसार देख लो आप, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, कोई भी मद सारपूर्ण मद उस समय होती है जब यह समझा जाता है कि इसका ज्ञान विनियोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करेगा। यानी कि कोई सारता की परिपाटी यानी कि सार जरूरी महत्व कब माना जाएगा, कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए ये क्या हो, महत्वपूर्ण हो, यानी कि उसके डिसीजन को क्या करे, ये प्रभावित करे, तो मानी जाएगी। रूढ़िवादिता की परिपाटी क्या बोलती है,
इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य में होने वाले समस्त संभावित हानियों के लेखों के लिए तो पहले से ही क्या कर ली जाती है, व्यवस्था कर ली जाती है। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि भविष्य में ऐसे कुछ लॉस है, उनके लिए तो हमने क्या कर लिए, प्रोविजन बना लिए, परंतु लाभ है उनको छोड़ दिया। अन्य मदों में इसका क्या आशय होता है कि सुरक्षा अथवा सावधानी की नीति अपनाने से, यानी कि आप क्या कर लो, सुरक्षा है वो तो अपना पहले ही बरत लो, सावधानी बरत लो, परंतु जो हमारे लिए क्या है, अवसर है, उनको हम क्या कर सकते हैं, बिना लिखे ही छोड़ सकते हैं। अवसर का यहाँ मतलब लाभ से होता है, सुरक्षा और सावधानी हानियों से संबंधित होती है। जैसे क्या कर सकते हो, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन है, लागत मूल्य अथवा प्राप्य मूल्य, इन दोनों में से जो कम है उस पर किया जाएगा। अंतिम क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या मानी जाती है, अगले साल की एसेट्स मानी जाती है। तो जितना कम मूल्य आप मानोगे वो बेनिफिट देगा, ताकि आगे आने वाली कोई हानि है तो वो कवर हो जाएगी वहां से। यानी कि जो उसकी क्या है, कॉस्ट वैल्यू है, और जो उसकी प्राप्य यानी कि जो हमने सब कुछ देने के बाद जो बची वैल्यू है वो कौन सी होगी, आपकी दोनों में से कम होगी, उसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे। डूबत ऋण है, उसके लिए कोई भी प्रोविजन है वो बना लो। अगर कोई सरेंडर वैल्यू है किसकी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की, तो उसको दिखा दो। आगे क्या है, कोई दावा वगैरह है फर्म के तो पक्ष में हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको दिखा दो। ये सब किस में आता है, आपका रूढ़िवादिता की परिपाटी के अंदर आता है। आगे इसकी कुछ हानियां दी हुई है, लिमिटेशन ऑफ गैप की हानियां दी हुई है, सर्वमान्य सिद्धांत है, इनके कुछ हानियां दी हुई है। वैकल्पिक नीतियों एवं व्यवहारों का प्रयोग, इसके अंदर क्या बोला गया है कि अलग अलग नीतियां है, अलग अलग मेथड है, उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे आप स्टॉक मूल्यांकन ले सकते हो या डेप्रिसिएशन ले सकते हो, इनके एक से ज्यादा मेथड है, तो ये क्या करती है, उनके लिए सही नहीं है। ऐतिहासिक लेखांकन पर आधारित, यानी कि जिस समय हम चीजें खरीद रहे हैं उसी समय से इसमें क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है, तो क्या है, ऐतिहासिक लागतों पर है। व्यक्तिगत निर्णय, इसमें अकाउंटेंट क्या करता है, अपने व्यक्तिगत डिसीजन है, कई बार उसे लागू करने पड़ जाते हैं, तो ये व्यक्तिगत पर हो जाती है, तो सही नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए सही है, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही हो। और गैप की सूची का न होना, इंडेक्स की कोई सूची नहीं होती, ये क्या होते हैं, सिद्धांतों की कोई सूची नहीं बनाई जाती, बल्कि ये क्या करते हैं, आपके अकाउंटेंट हैं उनको गाइड करते हैं और उनके विवेक पर निर्भर होते हैं। और इनमें आगे क्या होता है, आंतरिक विरोध, विभिन्न सिद्धांत एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में विरोधी होते हैं। जैसे सारता की परिपाटी और पूर्ण प्रकटीकरण का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। थैंक यू क्लास, आज की क्लास में इतना ही।